यूट्यूब पर 2-2 घंटे के लेक्चर सुन सुन के बोर हो गए हो क्या छोटे छोटे चैप्टर्स पर? पावर शेयरिंग को जल्दी से कंप्लीट करना है। इस वीडियो को सुनने के बाद तुम्हें 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और फिर पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इस चैप्टर को पूरे नंबर मिलेंगे तुम्हें बोर्ड्स में। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। स्टार्ट करते हैं। पहले ये होता क्या है पावर शेयरिंग? जैसा कि नाम बता रहा है हम लोग को कि पावर को शेयर करने को हम लोग पावर शेयरिंग कहते हैं। अब देखो यार, बड़ी बड़ी कंट्रीज होती है ना, एकदम इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज, वहां पर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के पीपल रहते हैं, डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, रिलीजन फॉलो करते हैं, डिफरेंट टाइप की भाषाएं बोलते हैं। तो अगर पावर किसी एक इंसान के पास रहेगी तो ये हो सकता है कि वो इंसान डिक्टेटर बन जाए। जैसे हिटलर बन गया था ना, वैसे ही अगर किसी एक इंसान के पास पूरी पावर आ जाती है तो वो अपने मन मर्जी काम करने लग जाता है। इसी वजह से हम लोग पावर शेयरिंग करते हैं, मतलब पावर को एकदम छितरा छितरा कर देते हैं, इधर उधर बांट देते हैं, जिससे कोई एक इंसान के पास पावर ना स्टोर हो जाए बल्कि लोगों में बढ़ जाए। अब 100 लोग एक साथ तो करप्ट हो नहीं पाएंगे। अब बात आती है कि पावर शेयर कैसे करेंगे। तो यार तुम्हारे बुक में 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दिया गया है। बोले तो मतलब कि किसी भी कंट्री में अगर पावर शेयर करनी होगी तो ये 4 स्टेप से की जाएगी। चलो एक एक देख लेते हैं। सो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में पहला अपना पॉइंट आता है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करते हैं। इसमें हम लोग गवर्नमेंट को एक ही लेवल पर डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि हर एक पार्ट के पास इक्वल पावर रहती है। इसी वजह से तो इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? लेटी हुई लाइन ना। तो एक ही लाइन पर हम लोग जब गवर्नमेंट को बांट देते हैं तो उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, या फिर पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब यार तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा लंग्स इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही हर एक ऑर्गन इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। ठीक है, समझ में आ गया क्यों कहते हैं हॉरिजॉन्टल और क्यों कहते हैं ऑर्गन? अब देखो इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब भैया मैडम जी ने भी मुझे स्कूल में ये बताया था, लेकिन उस टाइम पे कन्फ्यूज़न थी और मैडम जी से पूछ भी नहीं पाया, और अभी भी कन्फ्यूज़न है कि होते क्या है। तो सिंपल भाषा में सुन लो कि लेजिस्लेचर में वो लोग आते हैं जो कानून बनाते हैं। कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जितने भी ये लोग रहेंगे वो लेजिस्लेचर के अंदर आएंगे। फिर एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, जैसे कि पुलिस, गवर्नर्स, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव के अंदर ही आते हैं। इसके बाद थर्ड आती है अपनी जुडिशरी। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, कोर्ट्स, लॉज, जजेस, ये सब अपनी जुडिशरी के अंदर आ जाते हैं। ये देखते हैं कि कोई मनमानी तो नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर ये सब कोई मनमानी तो नहीं कर रहे हैं। चेक एंड बैलेंस का काम जुडिशरी करती है। तो ये बेसिकली 3 ऑर्गन्स ऑफ आर गवर्नमेंट हो गए। हॉरिजॉन्टल जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सिंगल लेवल पर जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पावर का, तो ये 3 हमारे सामने आते हैं। तो पहला तो वे ये हो गया फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब दूसरे पर आते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग लेवल बना देते हैं, जिसमें एंड पावर्स को वर्टिकली शेयर कर देते हैं। वर्टिकली शेयर करने का मतलब देखो, वर्टिकली शेयर मतलब कि पावर्स का जो लेवल रहता है वो सब में एक जैसा नहीं रहता है। जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा पावर रहती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास, फिर पंचायती राज के पास। और जो कि एक तरीके से सही भी है, क्योंकि यूनियन पूरे देश को डील करती है, स्टेट वाले सिर्फ स्टेट को डील करते हैं। मेरी जीभ भी लड़खड़ा रही है, क्या बोलूँ मैं। फिर पंचायती राज वाले सिर्फ अपने ग्राम को देखते हैं, अपने गाँव को देखते हैं। ग्रेट, समझ में आ गया। डिफरेंट लेवल्स में इसमें पावर शेयर होती है और डिफरेंट लेवल की पावर शेयर होती है। पंचायती राज वालों को सबसे कम पावर मिलती है, फिर यूनियन गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। ये समझ में आ गया। सो हम लोग ऐसे भी पावर को शेयर कर सकते हैं। इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग से हम लोगों को यूनियन गवर्नमेंट देखने को मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलती है, फिर यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट या फिर पंचायती राज हम लोगों को देखने को मिलता है। इंडिया 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करती है, एंड हम लोगों ने सबके कामों को भी डिवाइड कर दिया है कि कौन कौन क्या काम करेगा। एक दूसरे में कबड्डी खेलना तो है नहीं
इसी वजह से यूनियन गवर्नमेंट जो काम करेंगे वो यूनियन लिस्ट में होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो काम करेंगे वो स्टेट लिस्ट में होता है, और जो दोनों लोगों को मिलकर करनी है वो कंकरेंट लिस्ट में होता है। अब इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, फेडरलिज्म चैप्टर में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, वो पूरा चैप्टर ही इसी टॉपिक के ऊपर है, इसी सेकंड पॉइंट ऑफ पावर शेयरिंग के ऊपर है, तो उसको अभी लीव कर देते हैं। ये बस दिमाग में रखो कि सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में हम लोग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर करते हैं, एंड जो कि होते हैं यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद आते हैं अपने थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप, प्रेशर ग्रुप या फिर मूवमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है भैया, थोड़ी ये समझा दो, ये समझ ही नहीं आ रहा। तो देखो, पावर शेयरिंग हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में ही करते हैं, हम लोग पावर्स को सोशल ग्रुप्स को भी देते हैं, प्रेशर ग्रुप्स को भी देते हैं। सोशल ग्रुप, प्रेशर ग्रुप क्या होता है? देखो यार, किसी भी कंट्री में अगर स्पेशली वो इंडिया जैसे अगर बड़ी कंट्री हो तो कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ कम्युनिटीज छूट जाती हैं, मतलब जिन्हें गवर्नमेंट में हिस्सा नहीं मिल पाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में काफ़ी रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब ये सभी रिलीजन और भी कई सारे हैं, तो ये सभी रिलीजन तो इक्वली हमारे गवर्नमेंट में नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हाँ 50% हिंदूज हैं, 50% मुस्लिम है, 50% सिख है, 50% ईसाई, मतलब सबका इक्वल शेयर तो है नहीं। एंड ये सब तो मेजर रिलीजन हो गए। कई ऐसे छोटे मोटे रिलीजन्स भी हैं जो गवर्नमेंट का पार्ट ही नहीं है, कोई भी सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उनका पार्लियामेंट में। तो अब उनका क्या होगा? उनके साथ अगर कोई अन्याय होगा तो क्या होगा? इसी वजह से उनको भी पावर मिले, इसी वजह से पावर शेयरिंग में हम लोग ये थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग करते हैं, जिसमें हम लोग सोशल ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स को भी पावर देते हैं। ये सब ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बेसिकली इन सब कम्युनिटीज की आवाज उठाते हैं एंड उन्हें न्याय दिलाते हैं। हर एक कम्युनिटी को, हर एक रिलीजन को ये हक होता है कि वो लोग मिलकर अपनी आवाज को उठाएं और उनकी आवाज को सुना जाएगा, इतनी उनके पास पावर रहती है। तो हम लोग इस तरीके से भी पावर शेयरिंग करते हैं कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट कम्युनिटीज को भी हम लोग ये पावर देते हैं कि वो अपनी बातों को रख पाएं और उनकी बात सुनी जाएगी। तो ये तो हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखो यार, हम लोग ना पॉलिटिकल पार्टीज की मदद से भी पावर शेयर करते हैं। कैसे? अलग अलग टाइप की बोझा भर पॉलिटिकल पार्टीज हैं हम लोगों के पास, एंड हर एक पार्टी के अपने एजेंडाज हैं, अपने मोटोज हैं, अपनी मांगे हैं, एंड सभी पॉलिटिकल पार्टीज की इक्वल चांसेस ऑफ विनिंग है। इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक कम्युनिटी की अपनी पॉलिटिकल पार्टी है और हर एक कम्युनिटी चुनाव लड़ती है गवर्नमेंट बनाने के लिए, जीतने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है? पावर शेयर ही तो हो रही है। डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज, डिफरेंट टाइप के लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने आ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। तो ये एक पावर शेयरिंग ही तो है कि कोई भी आकर कैसे भी जीत सकता है, कोई भी गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकता है, कोई भी किसी भी मुद्दे को उठाकर उस पर चुनाव लड़ सकता है। तो ये भी एक पार्ट ऑफ पावर शेयरिंग होता है। अब देखो चाइना में क्या है, सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, तो डेमोक्रेसी होने के बाद भी वहां पर पावर शेयरिंग नहीं हो पाती, सत्ता सिर्फ एक ही पार्टी के हाथ में रहती है। पर इंडिया में बोझा भर पार्टीज हैं, कोई भी चुनाव लड़ता है, कोई भी जीतता है, कोई भी हारता है। तो इससे क्या होता है? पावर शेयर होती रहती है डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट पार्टीज के बीच में। इतनी बातें समझ में आ गई? अगर इतनी बातें समझ में आ गई है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारे इस चैप्टर का जो जान वाला क्वेश्चन है ना वो तुमसे बन गया कि एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब इसको अंग्रेजी का चमत्कार दिखाकर कैसा भी ये लोग लिख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे पूछ लेते हैं, बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है, ये सब तुमसे पूछ लिया जाएगा जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब तुम्हारे इस चैप्टर में एक छोटा सा प्यारा सा कन्फ्लिक्ट वाली स्टोरीज भी हैं, बेल्जियम और श्रीलंका की, उसको समझ लो। तुम लोग सोच रहे थे ना कि ये भैया ये बता क्यों नहीं रहे हैं बेल्जियम और श्रीलंका वाला, तो अब सुन लो यार। श्रीलंका में ना एक कांड हो गया था बहुत बड़ा वाला, जिसमें दो कम्युनिटीज ने आपस में ही मिलजुल कर जोटा-जोटी कर ली थी। और क्यों करी थी? क्योंकि वहां पर अच्छे से पावर शेयरिंग नहीं हो पाई। तो चलो पूरी स्टोरी सुन लो जल्दीबाजी में। पहला, बेल्जियम का हम लोगों को केस दिया गया है। बेल्जियम में यार सीन क्या था कि पूरे बेल्जियम में 59% डच स्पीकिंग लोग थे और 40% फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे। पूरे बेल्जियम की बात चल रही है। बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रसेल्स, उसमें 80% फ्रेंच बोलते थे और 20% डच बोलते थे, मतलब एकदम उल्टा हो रहा है। अब उनका थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट आने लग गया कि हाँ किन के बेसिस पे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएं,
क्योंकि पूरे बेल्जियम में तो डच ज़्यादा हैं लेकिन राजधानी में फ्रेंच स्पीकर्स ज़्यादा हैं। तो उन्होंने क्या किया, एकदम सीधा साधा सॉल्यूशन निकाला कि चलो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट में 50-50 पार्टनरशिप कर देते हैं। मतलब कि 50% डच स्पीकर्स रहेंगे, 50% फ्रेंच स्पीकर्स रहेंगे। इससे क्या हो गया, दोनों लोगों ने अपने अपने जगह पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि चलो आधा आधा हिस्सा दोनों लोगों को दे देते हैं। एंड वो लोग खुशी खुशी रहने लग गए। मतलब एकदम डिज्नी वाली स्टोरी मूवी हो गई जिसमें कुछ बुरा नहीं हो रहा है। अब आते हैं अपने मेजर KGF के तरफ, मतलब श्रीलंका वाली स्टोरी की तरफ। इसी में ही कांड होना है। श्रीलंका में क्या होता है कि 2 स्पीकर्स थे, सिन्हाला स्पीकर्स थे और तमिल स्पीकर्स थे। सिन्हाला स्पीकर्स 74% थे और तमिल स्पीकर थे 18%। ये जो सिन्हाला स्पीकर्स थे ना, वो मोस्टली बुद्धिज्म को फॉलो करते थे और तमिल वाले मोस्टली मुस्लिम थे। अब इनके पास भी यही समस्या है कि क्या करें, दोनों को कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। तो यहाँ पर सिन्हाला वाले लोगों ने कर दिया कांड और कह दिया 1956 में कि सिन्हाला ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब भाई बच गया बवाल कि तमिल वाले थे 18% और उनकी लैंग्वेज को कोई यहाँ पर भाव ही नहीं दिया जा रहा है, उनकी लैंग्वेज को पूरा नेग्लेक्ट कर दिया। इसी वजह से यार उनमें हो गई मार बहुत जोर वाली और सिविल वॉर हो गया श्रीलंका में। सिविल वॉर उसे कहते हैं जब किसी भी कंट्री के अंदर आपस में ही लोग भिड़ के लड़ मिट जाते हैं, तो वही हो गया श्रीलंका में। और आज तक उसका अंजाम श्रीलंका भुगत रहा है। श्रीलंका में जो हुआ उसे हम लोग मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। नहीं बाबू, कोशिश करो, मेजोरिटेरियनिज्म। पहली बार पढ़ने में नहीं बनता, छोटा छोटा तोड़ तोड़ के पढ़ो तो बन जाएगा। मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है। सो ये क्या होता है बेसिकली, जब किसी भी कंट्री में जो मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी रहती है वो अपनी मनमानी करने लग जाती है और अपने हिसाब से गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने लग जाती है, तो उसे हम लोग मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और यही हुआ था श्रीलंका में। और इसी के साथ तुम्हारा पूरा चैप्टर हो गया है एकदम खत्म। अब एग्जाम में आंख बंद करके जाओ, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन रहेगा आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर वाला वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें 10-10, 15-15 मिनट में तुम्हारे सारे चैप्टर एक एक करके कंप्लीट हो जाएंगे सोशल साइंस के एग्जाम से पहले। तो देर क्या कर रहे हो यार, 11 में जाने के बाद सब्सक्राइब करोगे क्या चैनल? अभी कर लो, जिससे कि थोड़ा फायदा भी हो जाए। ग्रेट, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। एंड हाँ, एक नया चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक होगी ना तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसमें 11th क्लास के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कंटेंट आने वाले हैं तुम्हारे लिए। मैं बता नहीं सकता हूँ, नॉलेज वाले कंटेंट है, तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से सब्सक्राइब कर लो। और सिर्फ 11th के नहीं, नॉलेज वाले कंटेंट है यार, बहुत प्यारे कंटेंट आएंगे उस पर, तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।